20 सितंबर 1996 को मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शाहराह ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानिब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजर थी। आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट और मैं हूं साद सुहेल। थाना क्लिफ्टन के एडिशनल SHO खुरम वारिस पुलिस के वो पहले तफ्तीशी अफसर थे जो उस झड़प के बाद मौके पर पहुंचे थे। खुरम वारिस का कहना है कि थाने से पुलिस इसी मंसूबे के तहत गई थी कि काफले को रोककर उनके असलहे के लाइसेंस चेक करने थे। पुलिस की तो तादाद भी इतनी नहीं थी कि किसी तसादुम का खदशा हो। खुरम वारिस ने भी वही बात की जो एक इंतहाई सीनियर अफसर कर चुके थे, यानी ये कि SHO सयाल तसादुम के कायल नहीं थे। सयाल मेरा SHO रहा है और हमने साथ बड़ा काम किया है। यकीन कीजिए सयाल तो गीली जमीन पर पैर रखने जैसा रिस्क नहीं लेता था। बात की तफसीलात बताते हुए कई पुलिस अफसरान ने गुफ्तगू में बताया कि जब मुर्तजा भुट्टो को वापस आते वक्त रोकने पर इत्तफाक हुआ तो SSP वाजिद दुरानी ने ट्रैफिक चौकी में बैठकर ऑपरेशन की कमांड का फैसला किया। जब जूनियर अफसरान ने उनसे अमले की कमी की बात की तो SSP वाजिद दुरानी ने अपने सिक्योरिटी के एहलकार भी मुर्तजा भुट्टो के साथियों का रास्ता रोकने वाली पुलिस टीम के साथ कर दिए, जिनकी तादाद 8 के लगभग थी। अब नक्शा ये था कि वाजिद दुरानी ट्रैफिक चौकी पर थे और वायरलेस सेट पर टीम को अहकामात दे रहे थे, बल्कि सुरजानी टाउन से मुर्तजा भुट्टो घर वापसी की भी पल पल निगरानी कर रहे थे। ASP शाहिद हयात जो उस वक्त वर्दी में नहीं थे, ASP राय ताहिर और SHO हक नवाज सयाल शाहराह ईरान पर फुटपाथ पर तैनात पुलिस की नफरी के साथ मुर्तजा भुट्टो की आमद के मुंतजर थे। और इस खदशे के पेश नजर के मुर्तजा भुट्टो का काफिला 70 क्लिफ्टन जाने के लिए दूसरा रास्ता यानी शाहराह ईरान का पाक टावर्स वाला सिरा इस्तेमाल करें तो भी पुलिस उनके साथियों की गाड़ी रोक सके। SHO नेपियर थाना आगा जमील और SHO गार्डन शबीर कायम खानी शाहराह कायदीन के दूसरे सिरे पर अपने एहलकारों के हमरा मौजूद थे। रास्ता रोकने वाली पुलिस टीम जहां खड़ी थी उसकी एक तरफ गली में दाखिल होते ही मुर्तजा भुट्टो का घर 70 क्लिफ्टन था, जबकि दूसरी जानिब खुद DIG कराची शोएब सडल की सरकारी रिहाइशगाह थी। कम से कम 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुर्तजा भुट्टो के काफले ने रिवायती रास्ता यानी 2 तलवार वाला रास्ता ही इख्तियार किया और पुलिस ने अपने मंसूबे के ऐन मुताबिक पहले गाड़ी को तो जो कि मुर्तजा भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल रहती थी और मुर्तजा उसी में सफर करते थे, ये समझकर जाने दिया कि मुर्तजा भुट्टो तो गुजर गए, अब वो घर के अंदर चले जाएंगे और उस गाड़ी के वन्य और इससे पहले कि ASP या मुर्तजा भुट्टो अपने अपने लोगों से या एक दूसरे से कोई और बात करते, किसी ने एक गोली चला दी। बस फिर क्या था, पहली गोली चलते ही दोनों जानिब से शदीद फायरिंग शुरू हो गई। क्रॉस फायर यानी दोनों जानिब से होने वाली फायरिंग से बचने के लिए राय ताहिर और सयाल खुद को बचाने की कोशिश में दूसरी तरफ बढ़े। फुटपाथ पर तैनात पुलिस की नफरी ने अपने अफसरान और एहलकारों और मुर्तजा भुट्टो के मुहाफिजीन और गार्ड्स ने अपने रहनुमा को बचाने के लिए मुबैना तौर पर जो बेदरे गोलियां चलाई, उनमें से कई का रुख सड़क की तरफ यानी नीचे की जानिब था और सड़क पर लगकर उछलने वाली एक गोली
SHO हक नवाज सयाल की एड़ी में और एक गोली जरा फासले पर खड़े ASP शाहिद हयात की टांग में लगी। दोनों अफसरान को गोली लगते और जख्मी होते देखकर पुलिस एहलकार भी पूरी शिद्दत से गोलियां चलाने लगे और मुर्तजा भुट्टो के मुहाफिजीन भी। एक अफसर ने जो कई बरस तक इस मामले से जुड़े रहे बताया कि इसी असना में बिजली मुनक़ता हो गई और सड़क पर अंधेरा छा गया। मगर पहली गोली आखिर किसने चलाई? यही वो सबसे अहम सवाल है जिसके गिर्द बाद के तमाम इल्जामात, किस्से और साजिशी नजरियात 24 साल से घूम रहे हैं। लेकिन शोएब सडल ने वाक़ये की तफसीलात कुछ यूं बताई। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस वक्त मामूल के मुताबिक वॉक करके वापस आया था और वजीर दाखिला को रिपोर्ट भेजने के लिए SSP वाजिद दुरानी से बात कर रहा था कि पहली गोली चलने की आवाज आई। मैं चूंकि फोन पर ही था तो मैंने गोली की आवाज सुनते ही SSP से पूछा, वाजिद ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि सर आवाज तो मैंने भी सुनी है, मैं चेक करके बताता हूँ। डॉक्टर सडल के मुताबिक जैसे ही फोन बंद हुआ कोई 30 सेकंड या उससे भी कम वक्त में शदीद फायरिंग शुरू हो गई। डॉक्टर सडल ने बताया कि इसी असना में ऑपरेटर ने बताया कि सहाफी मजहर अब्बास बात करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि उस वक्त जियो न्यूज से वाबस्ता मजहर अब्बास उस वक्त डॉन ग्रुप के अंग्रेजी रोजनामा स्टार के रिपोर्टर थे। शोएब सडल ने बताया कि मजहर अब्बास ने मुझसे पूछा कि क्या आपके घर पर हमला हुआ है? इत्तला मिली है कि DIG के घर के ऐन बाहर फायरिंग हो रही है। उर्दू अखबार रोजनामा जसारत के क्राइम रिपोर्टर AH खानजादा ने बताया कि ये उन दिनों कोई अचंभे की बात भी नहीं थी। कराची ऑपरेशन में करीबन हर रैंक के अफसरान पर हमले मामूल की बात थे। हमें भी पहले इतला यही मिली थी कि DIG कराची के घर पर फायरिंग हो रही है। शोएब सडल ने कहा कि मैंने फोन पर मजहर अब्बास से कहा कि गोली तो चली है मगर मालूम नहीं क्या हो रहा है। मगर मजहर अब्बास का फोन बंद किया ही था कि फिर इतनी शदीद फायरिंग हुई कि गोलियां मेरे घर की दीवार तक भी आकर लगी। फिर मेरा सिक्योरिटी का अफसर था, वो बाहर गेट तक गया मगर आकर उसने भी कहा कि सर फायरिंग के बारे में पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। शोएब सडल बताते हैं कि जब मेरी दोबारा वाजिद दुरानी से बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो मुझे बताया गया कि ये वाकया हुआ है। मैंने पूछा कि क्या मुर्तजा भुट्टो थे वहां या घर में जा चुके थे? तो SSP ने मुझे बताया कि वो शायद घर के अंदर चले गए थे। मैंने कहा कि शायद नहीं, देखकर मुझे बताओ असल बात। इसी शदीद फायरिंग की कहानी सुनाते हुए मुतादिद पुलिस अफसरान ने बताया कि जब 2 सीनियर पुलिस अफसरान को गोलियां लग गईं और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया तो बिखर जाने वाली पुलिस फोर्स फिर से जमा होकर अंधेरी सड़क पर रुकी हुई गाड़ियों के करीब पहुंची और तब ये हकीकत आश्कार हुई कि मीर मुर्तजा भुट्टो के 5 साथी हलाक हो चुके हैं, जबकि खुद मुर्तजा भुट्टो और उनके कई साथी शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा 2 पुलिस अफसरान शाहिद हयात और हक नवाज सयाल जख्मी हैं और वहां से गुजरने वाला एक टैक्सी ड्राइवर भी हलाक हो गया है। राय ताहिर ने मीर मुर्तजा भुट्टो की गाड़ी का दरवाजा खोला और जख्मी मगर हैरत ज़दा मुर्तजा भुट्टो को बाहर निकाला। कोई और गाड़ी ना होने के सबब राय ताहिर ने मुर्तजा भुट्टो को एक पुलिस मोबाइल वैन के पिछले हिस्से में डाला और वहां से तिब्बी इमदाद देने के लिए किसी अस्पताल की जानिब रवाना हुए। DIG शोएब सडल ने बताया कि सिर्फ चंद हजार गज दूर मगर सड़क के दूसरी जानिब ही मिड ईस्ट अस्पताल था और पुलिस अफसरान ने फैसला किया कि मुर्तजा भुट्टो को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए वहीं ले जाया जाए। फायरिंग शुरू होते ही इलाके में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। भगदड़ मच जाने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दुकानें, बाजार और करीब वाक़े तजारती मराकज और रेस्तरान सब बंद होना शुरू हो गए। यहाँ तक के अंधेरी सड़क पर फायरिंग के खौफ से मिड ईस्ट अस्पताल के दरवाजे तक बंद कर दिए गए थे। एक साबिक अफसर ने बताया कि पुलिस और मुर्तजा भुट्टो के हामियों की ये झड़प करीबन 8:30 बजे हुई, जबकि मुर्तजा भुट्टो की अस्पताल आमद का वक्त 9:20 दर्ज किया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो अस्पताल पहुंचकर भी इतने होशो हवास में थे कि पुलिस मोबाइल वैन से उतरकर खुद स्ट्रेचर पर मुंतकिल हुए। एक साबिक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक अब इसे मुर्तजा भुट्टो की बदकिस्मती, इत्तफाक या हादसा कहिए कि मिड ईस्ट अस्पताल में कराची के आम सरकारी अस्पतालों की तरह कोई बहुत उम्दा मखसूस शोबा हादसात नहीं था, बल्कि वहाँ तो कोई डॉक्टर गोली से जख्मी होने वालों को हैंडल करने के लिए भी नहीं था। यहाँ वो दूसरा सवाल उठा जिसने आइंदा कई बरस तक बल्कि आज तक तमाम सहाफियों, तज्जिया निगारों, पुलिस अफसरान और तफ्तीशी हुक्काम को उलझाए रखा और साजिशी नजरियात को तकवीयत पहुंचाई कि जब अस्पताल काबिल इन्हिसार नहीं था तो शदीद जख्मी मुर्तजा भुट्टो को वहाँ क्यों ले जाया गया? किसी बेहतर तिब्बी मरकज में बेहतर इब्तदाई इमदाद पहुँचाने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? जवाब में आइंदा कई बरस तक SSP वाजिद दुरानी, साबिक SP क्लिफ्टन शकीब कुरैशी और दीगर पुलिस अफसरान ने वही कहा
जो इस बारे पूछे जाने पर डॉक्टर शुएब सडल ने भी दोहराया। अगर JPMC या सिविल अस्पताल लेकर जाते और कई गोलियों से जख्मी मुर्तजा भुट्टो रास्ते में दम तोड़ जाते तो फिर कहा जाता कि जब मिड ईस्ट चंद हजार गज के फासले पर था तो वहाँ क्यों नहीं लेके गए। फिर कहा जाता कि पुलिस ने तिब्बी इमदाद पहुँचाने में जानबूझकर ताखीर करके उन्हें मार दिया। डॉक्टर सडल ने वजाहत की कि अस्पताल इमरजेंसी और वो भी ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए कितना तैयार था या नहीं, ये मुर्तजा भुट्टो को अस्पताल ले जाने वाले या हिदायत देने वाले पुलिस अफसरान को कैसे मालूम हो सकता था। इसीलिए बस पहला तिब्बी मरकज समझकर उन्हें वहां ले जाया गया। पुलिस अफसरान, सहाफियों और हुकाम के मुताबिक जिंदा मगर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचने पर मुर्तजा भुट्टो को फौरी तौर पर अस्पताल के हंगामी हालत के शोबे में मुंतकिल तो कर दिया गया, मगर वहाँ पेशा वराना महारत रखने या हंगामी हालत से निमटने के लिए तरबियत याफ्ता अमला था, न ही काबिल और बासलाहियत डॉक्टर्स मौजूद थे। सहाफी एच खानजादा ने बताया कि मैंने देखा कि तब तक उस वक्त के कराची के जनूबी जिले के डिप्टी कमिश्नर आरिफ इलाही और दीगर हुकाम भी वहां पहुंच चुके थे और शदीद घबराहट और बदहवासी के आलम में दीगर अस्पतालों से डॉक्टर्स को वहां बुलवाए जाने की कोशिशें जारी थीं। हुकाम, डॉक्टर, सहाफियों और तिब्बी अमले के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो 4 गोलियों से जख्मी हुए थे, मगर उनमें से 3 जख्म हरगिज मोहलिक नहीं थे। शुएब सडल ने भी कहा कि मुर्तजा भुट्टो को जो 4 गोलियां लगी थीं, उनमें से 3 ऐसी मोहलिक हरगिज नहीं थीं कि उन जख्मों से उनकी मौत वाक़ई हो जाती। एक गोली कनपट्टी के करीब माथे की हड्डी को छूती हुई निकल गई, दूसरी गोली सीने पर रगड़ती हुई गई, तीसरी गोली बाएं कोनी के पास सॉफ्ट टिश्यू में लगी, जबकि मोहलिक वो जख्म साबित हुआ जो गले के करीब गोली लगने से हुआ और उसने जागुलर वेन यानी शहरक को नुकसान पहुंचाया था। आम बीमारियों के इलाज के लिए कायम इस अस्पताल में जब मुर्तजा भुट्टो जैसी अहम शख्सियत को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया तो वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जो अमला तिब्बी इमदाद के लिए मौजूद था उसके भी हाथ पांव फूल गए। मीर मुर्तजा की जिंदगी बचाने के लिए वहाँ मौजूद अमले और डॉक्टर्स ने सर तोड़ कोशिश की और जल्द ही सीनियर डॉक्टर्स भी अस्पताल पहुँच गए ताकि इन कोशिशों में हाथ बटा सकें। शुएब सडल कहते हैं कि गले के जख्म से खून बहता रहा। अगर अस्पताल में कोई इस जख्म को टांके लगाता या क्लैंप कर देता तो खून रुक जाता और वो महफूज रहते। कराची साउथ पुलिस के एक साबिक अफसर ने कहा कि इसके बजाय तौलिए रखकर खून रोकने की कोशिश की गई, हालांकि अच्छा खासा अस्पताल था। मेरे तो बच्चे इसी अस्पताल में पैदा हुए थे। इस कहानी की तैयारी में मदद करने वालों की अक्सरियत मुत्तफिक नजर आई कि अगर गले में लगने वाली गोली से बहकर हलक में गिरता हुआ खून रुक जाता, यानी जागुलर वेन के जख्म को बंद करके खून बहने से रोक लिया जाता, तो शायद मुर्तजा भुट्टो को बचाया जा सकता था। करीबन 1 घंटे की ताखीर से मुर्तजा भुट्टो के अहले खाना अहलिया गनवा भुट्टो, साहबजादी फातिमा भुट्टो और साहबजादे जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर भी मिड ईस्ट अस्पताल पहुंच गए। उन्हें लाने वाले शख्स ने तब तक अस्पताल में बड़ी तादाद में जमा हो जाने वाले सहाफियों को अपना नाम वाहिद बख्श बताया और कहा कि वो मुर्तजा भुट्टो का ड्राइवर है जो घर पर था, और घर के बिल्कुल ही बाहर फायरिंग के बाद अंदर मौजूद अफराद में भी खौफ की लहर दौड़ गई और मुर्तजा भुट्टो के अहले खाना और मुलाजमीन ने बाहर निकल कर देखने की कोशिश की, मगर बाहर मौजूद पुलिस की नफरी ने उन्हें रोक दिया। अस्पताल में अहले खाना की आमद के भी 1.5 घंटे बाद तक भी मुर्तजा भुट्टो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। अस्पताल में बिस्तर पर बैठे हुए भी उनकी एक तस्वीर बहुत दिन तक अखबारों की जीनत बनती रही। मीर मुर्तजा भुट्टो शिद्दत तकलीफ से बहुत देर तक कराहते और शदीद दुश्वारी के बावजूद सांस लेने की जिद्दोजहद करते रहे। अस्पताल लाए जाने के करीबन 2.5 घंटे के बाद बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से मीर मुर्तजा भुट्टो का दम उखड़ने लगा और कोई 11:30 के लगभग पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा मशहूर और मकबूल समझे जाने वाले भुट्टो खानदान के इस नामवर सपूत ने जिंदगी की आखिरी सांस लेने की कोशिश के दौरान दम तोड़ दिया। हलाकत की तस्दीक होते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। मुर्तजा भुट्टो के खानदान, चाहने वालों और कारकुनों के साथियों के बैन से दरो दीवार लरस रहे थे। अब एन 248 की माड़ी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का दावा है कि वो भी उस वक्त क्लिफ्टन में ही वाक़े पीपल्स पार्टी के दफ्तर बिलावल हाउस पर मौजूद थे जब उन्होंने उस फायरिंग की आवाज सुनी, मगर किसी को पता नहीं चल सका कि क्या हुआ है। फायरिंग की आवाज सुनकर कादिर पटेल भी दीगर अफराद की तरह मौके पर पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर उन्हें भी पता चला कि मीर मुर्तजा भुट्टो जख्मी है। मुर्तजा भुट्टो के दम तोड़ देने के करीबन 1 घंटे के बाद उस वक्त की वजीर आजम और उनकी बहन बेनजीर भुट्टो भी अस्पताल पहुंची।
صحافی خانزادہ نے دعویٰ کیا کہ گاڑی سے اتری تو وزیر اعظم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی اور دوسرے میں نہیں تھی، وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم۔ عبد القادر پٹیل نے کہا وہ چپل کے بغیر جس طرح ہسپتال میں دوڑتی اور چیختی ہوئی گئی تھیں، اور جو ایک بہن کا اپنے بھائی کی لاش پر جو ماتم ہوتا ہے وہ میں نے سب دیکھا۔ بے نظیر بھٹو بڑے سے بڑے جبر کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی، مگر جو میں نے اس دن دیکھا وہ واقعی عام بہن دکھائی دی، جو بھائی پر گرم آنچ بھی برداشت نہیں کر پاتی، جو ہر گھر میں ہوتی، اور اگر وہ بہن اپنے بھائی کی لاش دیکھے تو کیا حال ہوتا ہے، اس دن میں نے وہ بے نظیر بھٹو دیکھی۔ استغاثہ، عدالتی ریکارڈ اور اخبارات کے مطابق اس واقعے میں مرتضی بھٹو کے ساتھ کل 9 افراد ہلاک ہوئے، جن میں میر مرتضی بھٹو، ان کے ساتھی عاشق جتوئی، عبد الستار راجپر، رامن بروہی، یار محمد بلوچ، سجاد حیدر، وجاہت جوکھیو، کوثر زیدی اور وہاں سے اس وقت گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور شامل ہیں، جبکہ مرتضی بھٹو کے 4 ساتھی ڈاکٹر مظہر میمن، اصغر علی، محمد ایاز اور محمد اسماعیل، جبکہ 2 پولیس افسر حق نواز سیال اور شاہد حیات زخمیوں میں شامل ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس نے SHO کلفٹن حق نواز سیال کی مدعیت میں سرکار کی جانب سے FIR درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ واقعے کے بعد پہلے شہر میں خوف اور افسردگی کی فضا چھا گئی اور ایک سوگ کا ماحول طاری رہا، جبکہ عوامی حلقوں اور پھر اخبارات میں سازشی نظریات نے جنم لیا۔ کسی نے کہا کہ پہلی گولی قریبی درختوں سے چلائی گئی، کسی نے کہا کوئی کسی چھت پر تھا جہاں سے پہلا فائر کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ کہانی کی پراسراریت اس وقت اور بڑھ گئی جب ایک مہم کی طرح اس واقعے کے بارے میں مختلف اخبارات کی پالیسی کے تحت سنسنی خیز خبریں اور غیر تصدیق شدہ یا قیاس رائیوں پر مبنی مواد شائع ہونا شروع ہوا۔ ذرائع ابلاغ میں بحث شروع ہوئی کہ ASP شاہد حیات اور SHO کلفٹن حق نواز سیال کو آنے والے زخم خود ساختہ ہیں، اور دونوں افسران نے خود کو زخمی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرتضی بھٹو کی ہلاکت سوچا سمجھا قتل نہیں ہے، بلکہ اچانک ہو جانے والا ایک پولیس مقابلہ ہی ہے۔ اس قسم کی سنسنی خیز خبروں نے خوب تھر تھلی پیدا کی، مگر میر مرتضی بھٹو کی ہلاکت کی اس پراسرار کہانی میں دوسرا ڈرامائی موڑ تب آیا جب ایک ہی ہفتے کے اندر SHO حق نواز سیال گارڈن پولیس لائنز میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ میں انتہائی پراسرار انداز و حالات میں مردہ پائے گئے۔ بستر پر لیٹے حق نواز سیال کی کن پٹی پر انہی کی پستول سے چلائی جانے والی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اخبارات نے اس ہلاکت کو بھی انتہائی پراسرار قرار دیا، جبکہ پولیس اور حکام نے اسے خودکشی قرار دیا۔ اس کہانی کی تیاری میں مدد کرنے والے تمام افراد نے بھی پولیس ہی کے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے اسے خودکشی قرار دیا۔ سابق DIG شعیب سڈل نے کہا کہ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کے بعد پولیس اہلکار نہایت خوفزدہ اور دباؤ میں تھے۔ اگلے ہی روز یہ سیال آیا میرے دفتر تو بالکل ہی شکل زرد تھی اس کی، حالانکہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اس نے، مگر بہت خوفزدہ اور دباؤ میں تھا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ سر وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ ان کا اشارہ الذوالفقار کے مبینہ ارکان کی جانب تھا۔ شعیب سڈل نے بتایا کہ انہوں نے سیال سے کہا کہ بھائی اپنا خیال رکھو، کوئی سیکیورٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو بتاؤ، جس پر اس نے کہا کہ سر مسئلہ تو ہے، میرے کچھ بھتیجے ہیں، اگر وہ کچھ دنوں کے لیے آ جائیں میری سیکیورٹی کے لیے تو میری تسلی رہے گی، تو میں نے اسی وقت آرڈر کر دیا۔ شعیب سڈل کہتے ہیں کہ اب پولیس لائن کے اندر گھر ہے، اپنے رشتہ دار اہلکار گارڈ ڈیوٹی پر ہیں۔ اس دوران جھنگ سے بھی اس کے رشتہ دار آ گئے تھے، کافی تعداد میں وہ صحن کے اندر بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، تو کون آ کے مار دے گا؟ میں نے خود رات کو جا کے دیکھا اور معائنہ کیا تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو سیدھی خودکشی ہے۔ مگر پریس والے تو خودکشی کی کہانی نہیں نہ مانتے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہی بندہ تھا جو عینی شاہد تھا، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ شاید مرتضی بھٹو کیس بر صغیر کی پولیسنگ کی تاریخ کا واحد کیس ہے جس میں ایک ہی مقدمے کی 3 FIRs درج کی گئیں، مگر بعض دیگر پولیس افسران اور حکام کہتے ہیں کہ واحد نہیں تو ان گنے چنے مقدمات میں سے ضرور ایک ہے جس میں 1 سے زیادہ FIRs درج کی گئیں۔ ایک پولیس افسر کا کہنا ہے کہ 2 تو ہو بھی جاتی ہوں گی، مگر 3 ہونا واقعی ایک عجیب بات ہے۔ استغاثہ کے ریکارڈ اور حقائق کے مطابق پہلی FIR وہ تھی جو سرکار کی مدعیت میں SHO کلفٹن حق نواز سیال کی جانب سے درج کی گئی۔ دوسری FIR مرتضی بھٹو کے ذاتی خدمتگار نور محمد کی جانب سے اس لیے درج کروائی گئی کہ مرتضی بھٹو کے ساتھیوں کو پولیس کی جانب سے درج FIR کے متن سے اتفاق نہیں تھا۔ اسی دوران میر مرتضی بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے اپنے وکلاء کی مدد سے عدالت سے رجوع کیا اور قانونی ماہرین پر مشتمل مشیروں کی تیار کی ہوئی ایک قانونی درخواست پر عدالت نے
तीसरी FIR दर्ज करने का हुक्म सादिर कर दिया। रुजू करने पर हाई कोर्ट ने गनवा भुट्टो की जानिब से दायर पिटीशन पर कार्रवाई करते हुए तफ्तीश कराची पुलिस के तमाम अफसरान से वापस लेने की हिदायत जारी कर दी। पुलिस अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए गनवा भुट्टो के वकला ने तफ्तीश किसी ईमानदार और गैर जानिबदार अफसर को देने की इस्तदा की तो तफ्तीश पहले सिंध पुलिस के एक अफसर SSP AD ख्वाजा के हवाले की गई। इसी असना 5 नवंबर 1996 को बेनजीर भुट्टो की अपनी ही जमात के साबिक रहनुमा और उनके करीबी साथी समझे जाने वाले उस वक्त के सदर सरदार फारूक अहमद खान लगारी ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। शुएब सडल का कहना है कि पुलिस बदनीयत नहीं थी। अगर हम बदनीयत होते तो मैं तफ्तीश क्राइम्स ब्रांच के हवाले ना करता, केस फाइल उनकी मर्जी के अफसर के सुपुर्द ना करता, या फिर तीसरी FIR के मामले पर हम कोर्ट चले जाते। साल 6 महीने तो मामला लटक ही जाता, या फिर अदालत के अहकामात पर पुलिस के लॉ डिपार्टमेंट को बीच में लाते, कानूनी रास्ता इख्तियार करते और ताखीर करवाते। मगर हमारी ना नीयत खराब थी ना हमने कुछ गलत किया था। एक और अफसर ने कहा कि कानून के मुताबिक एक कार्रवाई हो रही थी, उसके दौरान एक हादसा हो गया। रही अस्पताल में कोताही या गफलत की बात तो उसे भी बदकिस्मती से ही ताबीर किया जा सकता है। शुएब सडल का कहना है कि उसके लिए उस वक्त मुर्तजा भुट्टो के काफिले को रोकने का फैसला मंसूबा बंदी के लिहाज से गलत था और ये मैंने दुरानी से पहले कहा भी था, जैसे ही मेरे इल्म में लाया गया था। मगर बस होने वाली बात थी, हो गई। लेकिन वाजिद दुरानी के करीब रहने वाले अफसरान में से एक ने कहा कि शुएब सडल को सारा मंसूबा बताया गया था और उन्हें पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और वो कैसे होगा, और अब वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम था। साजिशी नजरियात के इसी शोर में बिलाखिर उस वक्त के हाई कोर्ट के जज जस्टिस नासिर असलम जाहिद की सरबराही में एक तहकीकाती कमीशन भी बनाया गया, जिसने भी इन साजिशी नजरियात समेत हर पहलू पर गौर किया। मगर हमेशा यही कहा जाता रहा कि कमीशन ने तमाम इम्कानात को रद्द तो जरूर कर दिया, मगर ये भी कहा गया कि अगर ये किसी के कहने पर किया गया तो वो SSP DIG से बहुत ऊपर की सतह पर हुआ होगा। एक मुतासरा अफसर कहते हैं कि मगर कमीशन ऊपर की सतह के तयन में नाकाम रहा कि आखिर कितने ऊपर और किसने ऐसा किया या करवाया। नतीजा कमीशन का ये निकला कि जितने सियासी पहलू या खिलाड़ी थे वो तो सब क्लियर हो गए, और शायद कमीशन ने पुलिस अफसरान की जानिब निशानदेही की भी तो इतनी मुबहम और इस अंदाजे के साथ कि पुलिस अफसरान भी बिलाखिर किसी भी ठोस सबूत की अदम मौजूदगी की बुनियाद पर इस सब से बरी तो हो ही जाएंगे। अदालती तहकीकाती कमीशन से कोई नतीजा निकला या नहीं, मगर बरसों चलते रहने वाले अदालती मुकदमे के इख्तिताम पर तमाम पुलिस अफसरान व एहलकार इल्जामात से बरी हुए, और शाहिद हयात और राय ताहिर जैसे नए अफसरों को तो लोगों ने बाद में खुद कराची पुलिस का सरबराह और एडिशनल IG पंजाब बनते भी देखा। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं सहाफी जाफर रिजवी। उनका तहरीर करदा आर्टिकल आप BBC Urdu.com पर भी पढ़ सकते हैं।